हेलो स्टूडेंट, मैं पारखी को स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। और अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। अब मोटर जो कि बाद में ही पढ़ना है इसके बाद, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। और आपके पूरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर। ठीक है, तो मोटर अलग टॉपिक है अपने आप में, वो चीज़ भी अलग पढ़ाई जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, यहाँ किसकी बात की जा रही है? सप्लाई। कौन सी? इलेक्ट्रिकल सप्लाई की। ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई की हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो टाइप की सप्लाई का जिक्र होता है, एक एसी सप्लाई और एक डीसी सप्लाई, जो आपने छोटे क्लासेस में भी समझी होगी, 12th लेवल में भी ये चीज थोड़ी बहुत आ ही जाती है। ठीक है, थोड़ा बेसिक जाना होगा, लेकिन अब मेरे साथ इसके बारे में पूरा पढ़िए। तो कौन सी होती हैं? तो या तो डिवाइड कर लीजिए या एक के बाद एक, जैसा आप लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए, लेकिन डिवाइड करके लिखते हैं तो फिर ध्यान रहता है कि किसकी कंपेयर। एसी सप्लाई और डिवाइड कर लीजिए और एक साइड लिखिए डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई, तो हम ये जानते हैं कि एसी सप्लाई क्या होती है और डीसी सप्लाई क्या होती है। सबसे पहले इस बात को जानते हैं। तो देखो, एसी सप्लाई क्या होती है, इसे एक वेव फॉर्म की सहायता से समझिए। एसी सप्लाई, ये टाइम। ठीक है, एसी सप्लाई। तो आप क्या देख रहे हैं, ये एसी सप्लाई, ये कौन सी वेव फॉर्म है? साइनोसॉइडल। और साइनोसॉइडल वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि टाइम के रेफरेंस में क्या है, चेंज होती है। तो इसमें लिखिए एसी सप्लाई के, यह है टाइम के रेफरेंस में, यानी कि समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है या चेंज होती रहती है। तो यह टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में चेंज होती रहती, चेंज। तो पहला हमने क्या देखा, ये टाइम के रेफरेंस में चेंज होती रहती है। और दूसरी क्वालिटी क्या दिख रही है, इसकी वेव फॉर्म है कैसी? साइनोसॉइडल। तो लिखिए इसकी वेव फॉर्म, एसी सप्लाई की जो वेव फॉर्म होती है, की वेव फॉर्म साइनोसॉइडल होती है। ठीक है, हमने 3 पॉइंट पढ़े इस फिगर की सहायता से। पहला, ये साइनोसॉइडल होती है और टाइम के रेफरेंस में चेंज होती है। अब चलते हैं डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई की क्या कहानी है? अगर डीसी सप्लाई की अगर बात करें, तो जो आपकी डीसी सप्लाई है वो टाइम के रेफरेंस में बिल्कुल चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है, इसकी दो स्टेट होती हैं, 0 या 1। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है टाइम के रेफरेंस में, यानी टाइम के साथ क्या है, चेंज नहीं होती है ये। ठीक है, तो इसमें यही चीज लिखिए, ये टाइम के रेफरेंस में चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। और इसकी वेव फॉर्म कैसी है बताइए, आप कैसी है, लीनियर है कि नहीं? तो लिख लीजिए यही, इसकी वेव फॉर्म लीनियर होती है, लीनियर रेखीय होती है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में जो जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सीख लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, वरना कई जगह इसको पूरा क्लियर तरीके से समझाया नहीं जाता है। कभी इसके बारे में कुछ बता दिया जाता है, कभी उसके बारे में कुछ, यानी कि एक बार में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। मैं आपको एक बार में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आपको आगे भी याद रहे। ठीक है, तो इसको हो सके तो सही से याद कर लीजिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं।
इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? निकोलस टेस्ला ने। और डीसी सप्लाई की खोज किसने की थी? एडिसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसकी खोज, तो आप पूरा लिख लीजिए, इसकी खोज इसने की थी, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। इसकी खोज किसने की है? निकोलस टेस्ला ने। और इसकी खोज किसने की है? एडिसन ने। किसने की है? एडिसन ने। निकोला टेस्ला, निकोलस लिख दिया, निकोला टेस्ला। तो खोज किसने की है इसकी? निकोला टेस्ला ने। और इसकी किसने की है? एडिसन जी ने। ठीक है। और एडिसन ने एक और चीज बनाई थी, क्या? इलेक्ट्रिक बल्ब। याद है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसका एक आपके जो इंग्लिश की बुक है उसमें चैप्टर भी था। ठीक है, निकोला टेस्ला ने। अब कहते हैं कि एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी, कई लोग कहते हैं 50 हर्ट्ज होती है। देखो 50 हर्ट्ज तो एसी की फ्रिक्वेंसी होती है, ये बात सच है। लेकिन वो आपकी क्या है? स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी है, वैसे इसकी इन्फिनाइट होती है। याद रखिएगा इस चीज को, इन्फिनाइट होती है। लेकिन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। नॉर्मली पूछा जाए तभी आप 50 हर्ट्ज ही लगाना, लेकिन कहीं स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी लिख के आए तो वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, इसकी अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो एसी की, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है आपको पता है? 0 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज क्या होता है? इसका यूनिट होता है, फ्रिक्वेंसी का यूनिट। ठीक है। अगर इसकी एफिशिएंसी की बात की जाए, ये एफिशिएंसी का साइन है ईटा। एफिशिएंसी की बात की जाए तो एसी की जो होती है 100% से कम होती है, 100% से कम होती है। और इसकी, सॉरी, एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? ये 100% होती है डीसी की। एक आपका आता है इसमें स्किन इफेक्ट, ठीक है ना, इसमें नहीं है, लेकिन जिसने टीडीपी पढ़ी होगी उसमें आएगा स्किन इफेक्ट। कहते हैं ना कि उसमें स्किन इफेक्ट जो होता है एसी में होता है, डीसी में नहीं। कारण क्या होता है? इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% से कम होती है और इसकी 100% होती है, इसलिए इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर होता है। वही कारण है, यही कारण है उस स्किन इफेक्ट का। नेक्स्ट बात करें पावर फैक्टर, पूरा लिख लीजिए, पावर फैक्टर। इसका पावर फैक्टर जो होता है 0 to 1 के बीच में होता है। और इसका क्या होता है? इसका पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर कितना होता है? 1। मैं ये जितने टर्म आपको लिखवा रही हूँ ना, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई पूछे तो आप बता ही ना पाए, लेकिन अब आप बता सकते हैं आराम से कि इसकी खोज निकोला टेस्ला ने की है, इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है, एसी की एफिशिएंसी 100% से कम होती, पावर फैक्टर 0 to 1 होता है। डीसी में खोज एडिसन ने की थी, 0 हर्ट्ज होती है फ्रिक्वेंसी और एफिशिएंसी 100% होती है, पावर फैक्टर क्या होता है इसका? 1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो इसको फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं पावर के, कि पावर क्या होती है। वैसे तो सब बच्चों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है वो सीखें और जिनको पता है वो रिवीजन करते हैं। तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, यानी कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आपकी पावर यानी शक्ति कहलाती है। तो रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? अगर एसआई यूनिट की बात की जाए क्या होती है?
अब इसकी यूनिट केवल वॉट नहीं होती है, अलग अलग फॉर्मूले से निकालेंगे तो अलग अलग आएगा। जैसे P इक्वल्स W/T से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये W क्या है, वर्क, और T किस में होगा, टाइम, सेकंड में। तो इस हिसाब से इसकी देखी जाए तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ठीक है, अगर P इक्वल्स BI, ये भी फॉर्मूला होते हैं ना, ये आपने 12th लेवल पे पढ़े भी होंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल वालों ने तो क्या है, इसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझे। BI तो वोल्टेज और करंट, ये क्या है, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट, और करंट किस में होती है, एम्पियर में। तो ये क्या हो गया, वोल्ट इनटू एम्पियर। ठीक है, बहुत तरीके हैं इसको निकालने का। अब अगर यहाँ पर W वर्क आपका F/D, बल इंटू विस्थापन डालेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ और आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि और तरीके से नहीं निकालते हैं, लेकिन SI यूनिट क्या होता है, वॉट में। पावर किस में होती है, वॉट में। जब आप कोई बल्ब लाते हैं, क्या कोई इक्विपमेंट लाते हैं, तो उसमें पावर किस में लिखी होती है, वॉट में। तो वो चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, और इसके फॉर्मूले तो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसके कई सारे यूनिट्स हैं ही। ठीक है, अब बात करें पावर की, तो पावर क्या है, तीन टाइप की होती है। एक होगी आपकी एक्टिव पावर, एक होगी रिएक्टिव, और तीसरी कौन सी होगी, अपरेंट। ठीक है, एक्टिव सक्रिय शक्ति, रिएक्टिव आपकी अक्रिय शक्ति, और अपरेंट होगी आपकी आभासी शक्ति। ठीक है, इंग्लिश में याद कीजिए, हिंदी में इसको मत याद कीजिए, आपको आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कुछ टर्म जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश में ही याद रहने दीजिए। उतारिए इसको। चलिए, तो इन पावर्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये आपको लिखने के लिए नहीं आने वाला, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये भी कुछ है। तो एक्टिव पावर क्या होती है, जो आपके घरों में सप्लाई आती है, कौन सी आती है घरों में सप्लाई, AC। AC, और कितने वोल्ट की आती है, 230 वोल्ट की, 230। तो ये एक्टिव पावर क्या होती है, यूजफुल पावर होती है, यानी कि जो हम यूज करते हैं, यूजफुल पावर। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ये वाट में, ठीक है, किलोवाट में, मेगावाट में निकलती है। ठीक है, एक्टिव पावर क्या होती है, यूजफुल पावर, और यूनिट क्या आता है, वॉट, किलोवाट, मेगावाट। इसको चाहे तो इस तरह से भी समझ सकते हैं आपको, कि यानी कि जो घरों में हम सप्लाई यूज करते हैं वो। अब एक्टिव पावर को कहीं कहीं लिखा होगा ट्रू पावर, कहीं लिखा होगा रियल पावर, कहीं लिखा होता है यूजफुल पावर, और कहीं लिखा होता है एक्चुअल पावर। ठीक है, तो ये तीनों पावर एक्टिव पावर की ही बात की जा रही है, ये नहीं कि एक्चुअल पावर कुछ अलग है। ठीक है, तो यूजफुल पावर भी इसे कहते हैं। तो एक्टिव पावर क्या होती है, जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यूजफुल पावर। इसकी यूनिट किस में होती है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। जो जेईई लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए, उनके लिए बस इतना ही पूछा जाता है, और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, बस यूनिट वगैरह पूछ ली जाती है। और ये क्या होती है, P, इसका फॉर्मूला है PBI cos फाई। कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा। ये वोल्टेज करंट इनटू पावर फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आती है रिएक्टिव पावर। अगर इसे शॉर्ट में कहा समझा जाए तो यूजलेस पावर है, यानी इसे हम यूज नहीं करते हैं, यूजलेस पावर। देखो यूजलेस क्यों है, इसका हम यूज नहीं करते हैं। यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, जो इक्विपमेंट है, जो वाइंडिंग वाले इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि जिसमें कैपेसिटिव और इंडक्टिव नेचर होता है, जिन इक्विपमेंट्स में यानी इंडक्टेंस का यूज होता है, या कैपेसिटर का यूज होता है, कंडेंसर का यूज होता है, यानी ऐसी डिवाइसेस जो पावर को स्टोर करती हैं। तो वो क्या करती है, जिस पावर को स्टोर कर लेती है वो होती है रिएक्टिव। इसका हम यूज नहीं करते। ठीक है, इसका हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें यूनिट की,
तो इसकी यूनिट होती, यूनिट याद रखिएगा के बार। ये के बार का मतलब होता है किलो, बी से वोल्ट, ए से एम्पियर, आर से रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी आई साइन फाई, क्यू इक्वल्स बी आई साइन फाई। इसकी यूनिट जरूर याद कीजिए। कभी कभी आता है ना, कैपेसिटर बैंक की यूनिट क्या होती है, क्योंकि वो भी कैपेसिटिव नेचर का है, उसकी भी के बार होती है। तो ये यूनिट जरूर याद रखिएगा। ये केवल के बार नहीं होती, के बार यानी कि इसमें बार आ जाएगा, मेगा बार भी, ऐसा नहीं है ये सब नहीं आते, यानी बार वाले जितने हैं वो इस रिएक्टिव पावर में आ जाएंगे। इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। अब कौन से आएगी आपकी अपरेंट पावर, अपरेंट पावर आभासी शक्ति। देखिए, मैं हिंदी में आपको पढ़ा जरूर रही हूँ, लेकिन कुछ जो टेक्निकल टर्म जो आपके इंग्लिश में रखती हूँ वो इंग्लिश में ही रहने दीजिए, वरना आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी आगे कि आप हिंदी इंग्लिश ही करते रह जाएंगे, कोई एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब इंग्लिश में ही है आगे। तो अपरेंट पावर क्या होती है, जो हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त होती है, या ये क्या है, ट्रांसमिट पावर होती है। कुल मिला के समझ लीजिए, ट्रांसमिट पावर, ट्रांसमिट पावर, ठीक है, ट्रांसमिट पावर। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है इसकी के बी ए, बी ए और एम बी ए, ठीक है। आप ध्यान होगा आपका कि आपके ट्रांसफॉर्मर और केवीए में किसकी रेटिंग होती है, अगर हम बात करें तो केवीए में दो चीज की रेटिंग होती है। कौन सी, एक तो होता है आपका ट्रांसफार्मर, और कौन सी होती है, ट्रांसफार्मर यानी परिणामित्र, और आपकी किसकी होती है, अल्टरनेटर की, अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो आपकी दो चीजें होती हैं, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर। इसकी केवीए में पूछते हैं, जेई लेवल पे ये कई बार आ चुका है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किस में होती है या जनरेटर की रेटिंग किस में होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई किस में आती है, तो किलोवाट में आती है, जो बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, एस इक्वल्स बी आई, एस इक्वल बी आई, करिए इसको कंप्लीट, फिर आगे चलते हैं इसके बारे में। ये एस इक्वल्स बी आई कैसे आता है, इस बात को समझते हैं। देखिए, ये एस इक्वल्स बी आई कैसे आता है, कई बार बच्चे होते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो हम बता दे रहे हैं यहाँ कैसे आता है। आप सबने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है ना, आपके 9th स्टैंडर्ड से ही आ जाती है, ठीक है, छोटे क्लास में भी बहुत होती है। तो बस उसी का यूज करना है। वो क्या होती है आपकी, याद होगी आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है, पता है ना आपको। ये वाला पार्ट क्या होता है, लंब, ये क्या होता है आपका आधार, और ये कर्ण, याद है ना। तो वही इसी चीज का हम यूज करेंगे। और ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये है आपकी अपरेंट पावर एस, ये है आपकी रिएक्टिव पावर आधार पे, और रिएक्टिव पावर क्या थी आपकी क्यू, और ये है आपकी एक्टिव पावर पी। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें फटाफट। तो पाइथागोरस, अब इसका नाम लिख लीजिए, ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हर चीज को समझते चलिए, ये नहीं कि अपने आप से मन आ रहा है वो लिख दे रही। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब क्या है पी का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू का स्क्वायर, ये कहीं कहीं स्मॉल भी बनाए क्यू, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, बात वही है, डिनोट की बात है किससे भी कर लीजिए। के क्या है आपका अपरेंट पावर एस का स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या थी आपको पता होगी, बी आई
कॉस फाई, और ये थी आपकी बी आई साइन फाई। साइन फाई ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिए, जो मन हो वो कर लीजिए। ठीक है, स्क्वायर हटा के अंडर रूट। अब इसे खोलिए तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बी स्क्वायर आई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स क्या होता है, 1। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको यहीं पर लिख लीजिए नोट करके कैसे आए। तो ये टर्म क्या हो गया, पूरा 1, ये पूरा टर्म क्या हो गया, क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, बी स्क्वायर आई स्क्वायर का अंडर रूट, आई स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या हो गया, बी आई का होल स्क्वायर अंडर रूट बराबर बी आई। तो आपका क्या आ गया, एस इक्वल्स बी आई, यहाँ लिख दे रही हूँ, एस इक्वल्स बी आई। ठीक है, ये जो आपका ये एरो बन के लिखा है, इसका मतलब है इतने का मान क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो आपका इस प्रकार से आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे अपेरेंट पावर एस इक्वल्स वी आई आती है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए आराम से। या ये इसी के नीचे लिख लीजिए। आई होप मैंने आज जितना भी कराया है आपको समझ में आ गया होगा कि एसी और डीसी सप्लाई क्या होती हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा कि एसी सप्लाई क्या होती है, जो टाइम के रेफरेंस में चेंज होती है। डीसी क्या होती है, जो नहीं होती है चेंज टाइम के रेफरेंस में। एसी सप्लाई क्या होती है कि इसकी वेवफॉर्म कैसी थी, हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बनाई थी कुछ इस तरीके से। और डीसी सप्लाई क्या होती है, उसकी वेवफॉर्म ये बनाई थी लीनियर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और डीसी की कितनी होती है, 0। एफिशिएंसी एसी की 100% से कम और डीसी की क्या होती है, 100%। फिर हमने पढ़ा था कि पावर फैक्टर एसी का होता है 0 से 1 और डीसी का होता है 1। एसी की खोज की थी निकोला टेस्ला ने, और उनकी खोज किसने की थी, डीसी की एडिसन ने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पावर क्या होती है। तो पावर होती है कार्य करने की दर, कि आपने कितने टाइम में कितना काम किया है। दर का क्या मतलब है कि कितने टाइम में आपने कितना काम किया है। कार्य करने की दर पावर कहलाती है, ऐसा यूनिट वॉट है, और इसके अलग अलग यूनिट्स के बारे में भी जान लिया था। फिर हमने जाना कि हमने पावर 3 प्रकार की होती, कौन सी, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। वो क्या क्या होती, क्या क्या यूनिट होती हैं, वो समझा। और उसके बाद ये कैसे निकली। अपरेंट पावर हमने कहा था कि किलोवाट में है, सॉरी केवीए में है। आपकी रिएक्टिव किस में है, के बार में है। और आपकी एक्टिव किस में है, किलोवाट, वाट में, किलोवाट में, मेगावाट में। ठीक है, तो आई होप जितना पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में कुछ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को, उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको और हाँ, इसकी जो पिछली वीडियो की जो प्रीवियस लिंक है वीडियो की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, तो वहाँ से आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी जा रही है और नई नई वीडियोस जो है उसमें ऐड कर दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।